जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है जनजातीय संस्कृति। अगर हम प्री के सिलेबस की यूनिट 10 को देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक हाईलाइटेड है जिसको हम लोग कहेंगे जनजातीय संस्कृति। अब ट्राइबल कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसके बारे में बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं। और क्यों? क्योंकि लोग इसको बहुत अट्रैक्ट रहते हैं इस कल्चर की ओर, इस कल्चर की ओर पढ़ने के लिए बहुत अट्रैक्ट रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस कल्चर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम एक धारणा बना पाएँ कि ट्राइबल कल्चर क्या है। देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि जो ट्राइबल कल्चर है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, या इस यूनिट में हम लोगों को इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। तो पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल्चर को जबकि हम किस रूप में जानते हैं। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कल्चर का। कल्चर को हम लोग संस्कृति भी कहते हैं हिंदी में। और संस्कृति हमारे व्यवहार का वो भाग है जो इनटेंजिबल है, अमूर्त तत्व है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आ रहे हैं, उसे ही हम लोग संस्कृति कहते हैं। कहा भी गया है कि संस्कृति पर्यावरण का वो भाग है जो मानव द्वारा बनाया गया है, यानी हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को एक दूसरे तक पहुंचाया है। तो संस्कृति कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित नहीं होती। कल्चर कैन नॉट ट्रांसफर और इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑटोमेटिक, वाइल इट इज द लर्न्ड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव का सीखा हुआ व्यवहार है जो हमको सीखना पड़ता है। तो ऐसा ही एक व्यवहार ट्राइबल ग्रुप्स में पाया जाता है, उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो संस्कृति में हम लोग किन किन तत्वों को शामिल करते हैं, तो हम देखते हैं कि संस्कृति में कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1, ट्राइबल कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें वो सबसे जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं परंपराएं और प्रथाएं। परंपराएं और प्रथाएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये एक बृहद टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे कस्टम्स आएंगे, वो सब कल्चर के ही पार्ट हैं। इसके अलावा हम ट्राइबल कल्चर में सम्मिलित करते हैं क्राफ्ट। क्राफ्ट मीन्स शिल्प कलाएं। जितने भी प्रकार की शिल्प कलाएं हैं या कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, उनको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं कि जनजातियों में कौन कौन सी कलाएं प्रसिद्ध हैं, या किस जनजाति में कौन कौन सी कलाएं हैं। जो स्पेशल कलाएं होती हैं, कुछ नोटेबल जो आर्ट्स होती हैं, उनको एग्जाम में पूछा जाता है। परंपराएं भी बहुत पूछी जाती हैं। ऐसे ही जब हम ट्राइबल कल्चर को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो ट्राइबल कल्चर में हम उसकी भाषाओं को या लैंग्वेज को भी काउंट करते हैं। लैंग्वेज और डायलेक्ट, भाषा और बोली, ठीक। ये भी हम ट्राइबल जो बोलियां हैं हमारी इंडिया में, हर ट्राइब्स की अपनी कुछ स्पेसिफिक डायलेक्ट भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये भी कल्चर के ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा कल्चर के जो पार्ट हैं ट्राइबल कल्चर के, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स और उत्सव, फेस्टिवल और उत्सव, त्योहार, उत्सव, ये सब उसमें शामिल होते हैं। जनजातीय संस्कृति में जो चीज़ें हमको पढ़नी हैं, किस किस से मिलकर के जनजातीय संस्कृति बनती है, तो आप देखेंगे कि परंपराएं भी हैं जनजातीय संस्कृति में। जनजातीय संस्कृति में शिल्प कलाएं भी हैं। जनजातीय संस्कृति में भाषाएं भी हैं, बोलियां भी हैं। जनजातीय संस्कृति में उत्सव भी हैं, ठीक। अब उत्सव है, भाषा है, शिल्प कला है, प्रथा है, तो ये एक बड़ा डिवीजन है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो संस्कृति को बहुत रिच बनाती हैं, ट्राइबल कल्चर को बहुत रिच बनाती हैं। तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। हमारा पहला टॉपिक है परंपराएं, ठीक। जैसे जो कलाएं लिखी हैं, अब हम इसको मैं डिकोड करूंगा तो इसको ये मान के चलते हैं कि अगर मैं कस्टम्स की बात कर रहा हूं तो कस्टम में हम लोग देख पाएंगे युवा ग्रह की परंपरा, विवाह की परंपराएं, धार्मिक विश्वासों की परंपराएं। तो ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस बिलीव इन पर्टिकुलर कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ मैरिज इन पर्टिकुलर कल्चर, एंड ट्रेडिशन ऑफ युवा ग्रह रादर
इट शुड बी कॉल्ड डोरमेट्रीज एंड घोटुल इन पर्टिकुलर कल्चर। ये ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमको पढ़नी है। इन परंपराओं में मैजिक, काला जादू, जादू की परंपराएं, मेडिसिन मेथड्स भी हैं, ये सारी परंपराएं हम इसमें समझेंगे। जब जनजातियों की शिल्प कलाओं की बात करते हैं तो डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, क्राफ्ट, सभी प्रकार के क्राफ्ट, चाहे वो बेम्बू क्राफ्ट हो, चाहे वो अर्दन क्राफ्ट हो, चाहे वो वुडन क्राफ्ट हो, सुपारी क्राफ्ट हो। हमारे यहाँ गुड़िया शिल्प भी है ट्राइब्स में, एमपी की स्पेशली बात करेंगे, सुपारी क्राफ्ट भी है और वुडन क्राफ्ट भी है, यानी कास्ट से भी चीज़ें बनाई जाती हैं, लकड़ी से भी चीज़ें बनाई जाती हैं, मिट्टी से भी बनाई जाती हैं, बांस, बेम्बू आर्ट भी हमारे यहाँ, बेम्बू क्राफ्ट भी है, बांस से भी बनाई जाती हैं, बीटल नट से भी बनाई जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी कलाएं हम लोग पढ़ेंगे और उन पर फोकस यही रहेगा कि एग्जाम को लेकर के क्या चीज़ें हमारे लिए जरूरी है। लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में कितने लिंग्विस्टिक एरियाज हैं, कितने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एंड द ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ लिंग्विस्टिक एरिया और ग्रुप द पर्टिकुलर ट्राइब। तो कौन कौन सी जनजातियाँ कौन से भाषाई परिवार की, मतलब जनजातियों के भाषाई परिवार होते हैं, तो वो कौन सी जनजाति कौन से भाषाई परिवार की है। वो द्रविड़ को बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन को बिलोंग करती है, ऑस्ट्रो को बिलोंग करती है, तिब्बतन को बिलोंग करती है। तो कौन सी जनजाति किस किस भाषा से संबंधित है, इस पर भी हम लोगों को डिटेल में चर्चाएं करनी है। और जनजाति कल्चर को जो सबसे रिच बनाते हैं वो है उसके उत्सव। हर जनजाति में कोई ना कोई स्पेसिफिक उत्सव अवश्य होता है, फेस्टिवल जरूर होता है जो स्पेसिफिक किसी भी जनजाति में ही रहता है, उस जनजाति के बाहर वो पॉपुलर नहीं होता है, किसी जनजाति में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं भगोरिया फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश एंड मड़ई फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश। मड़ई ईस्टर्न वर्ल्ड में है और भगोरिया वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। तो हम ये देखेंगे कि जनजातियों में, संस्कृतियों में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं और इस पूरी की पूरी सीरीज में हम जनजातीय संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हौस-पौस तरीके से नहीं समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दे दूं कि जनजातीय संस्कृति सामान्य संस्कृति से किस प्रकार भिन्न होती है। देखिए, जनजातीय संस्कृति किसी पर्टिकुलर जनजातीय समूह में ही फॉलो की जाती है। द कल्चरल एस्पेक्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बीइंग फॉलोड बाय द स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स इज कॉल्ड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइब। तो वह उसी जनजाति की संस्कृति कहलाती है। जनजातीय संस्कृति और कॉमन कल्चर में एक डिफरेंस होता है। जनजातीय संस्कृति में मोबिलिटी नहीं होती है। व्हाट डज इट मीन बाय मोबिलिटी? जब कोई संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति की ओर जाने लगते हैं तो हम कहते हैं कि उस संस्कृति में मोबिलिटी है। जैसे हमारे फोक कल्चर में मोबिलिटी है कि फोक कल्चर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करने लगता है और लोग भी इसको सीखने लगते हैं। लेकिन ट्राइबल कल्चर इतनी आसानी से मूव नहीं करता है, वो किसी ट्राइब में ही बाउंड होता है, उससे बंधा होता है, उसी से जुड़ा होता है। तो जो ट्राइबल कल्चर है उसमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती है, एकदम क्लोज कल्चर होता है। ये उसकी विशेषता है। चलिए अब हम इन टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वन बाय वन। परंपराएं सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ट्रेडिशन है जिसको हम लोग कहते हैं यूथ हाउस। समझने की कोशिश करेंगे इसको, यूथ हाउस को। पहला है व्हाट इज यूथ हाउस या यूथ सेंटर रादर डोरमेट्रीज। डोरमेट्रीज जैसे पॉपुलर कल्चर में हम लोग कहते हैं युवा गृह। यहाँ आप एक चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि लोग युवा गृह को घोटुल के नाम से भी जानते हैं, घोटुल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, घोटुल प्राइमरी वर्ड नहीं है। एक्चुअल में प्राइमरी वर्ड यूथ हाउस, डोरमेट्रीज, इसको नाम से, उसको युवा गृह के नाम से जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये किसी जनजातियों का गांव है, किसी भी पर्टिकुलर जनजाति का गांव है। इस जनजाति का ये घर है, किसी एक व्यक्ति का घर है, ये दूसरे व्यक्ति का घर है, ये तीसरे व्यक्ति का घर है, ये चौथे व्यक्ति का घर है, ये पांचवें, ऐसे ही सारे व्यक्तियों के घर बने हुए हैं।
अब हम देखेंगे कि हर घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब तो बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जनजातियों के घर कभी भी वेल डिजाइन नहीं होते। घरों में किचन ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, एक बड़ा सा प्लेस होता है जिसमें सब लोग रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार होने लगते हैं, 5, 6, 7 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन बच्चों के सामने घर में एडल्टरी एक्टिविटीज़ पुरुष लोग या महिलाएं नहीं कर पाती हैं, या वो आपसी संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। शारीरिक संबंध स्थापित करने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं। तो फिर इस ट्राइब में एक व्यवस्था बनाई गई, और ये किसी एक घर के साथ होने वाली समस्या तो नहीं होगी कि इसी घर में हो, सामान्यतः सभी घरों की समस्या होगी। तो इन सभी घरों के बच्चों को, सारे घर के बच्चों को उस सभी घरों से निकाल करके उस थोड़ी सी दूर पर बने हुए एक बड़े से सेंटर में भेजा गया। इन सभी घरों के बच्चे इस सेंटर में आएंगे। अब यहां पर इनको करना क्या है? क्या इनको दिन में वहां भेजने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि दिन में आम तौर पर कोई भी एडल्टरी एक्टिविटीज नहीं होती, रात को ही होती है। तो उन सारे बच्चों को वहां भेजा गया। अब ये बच्चों में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। उम्र क्या होगी कि कम से कम 5 वर्ष होंगे, उसके बाद से लेकर के किशोर अवस्था तक के बच्चे होंगे, या सीधा सीधा ये कहेंगे वे बच्चे होंगे जो अविवाहित हैं, चिल्ड्रंस विच आर नॉट मैरिड। जो मैरिड नहीं हुए, क्योंकि मैरिड होते तो अपने घरों में रह रहे होते हो, उनको तो एडल्टरी एक्टिविटीज खुद भी करनी होती, इसलिए वो यहाँ पर नहीं होंगे, वो घरों में होंगे। तो अविवाहित बच्चे यानी लड़के और लड़कियां दोनों ही यहाँ पर रहेंगे। तो उनको ये निर्देशित ये किया गया कि इन लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज करनी है। जैसे हर जनजाति में कोई ना कोई क्राफ्ट तो होता ही है, कहीं टोकरी बनाना, कहीं ये बनाना। जो लड़के लोग हैं वो लकड़ियां काट के ले आएंगे, फिर उनके खिलौने बनाना, जो भी क्राफ्ट होता है किसी भी जनजाति का, वो लोग रात को यहाँ करते हैं। साथ में आग भी जलाते हैं, ताकि इसको कह सकते हैं क्लब का काम करते हैं। एक प्रिमिटिव क्लब है, जैसे आजकल क्लब होते हैं तो रात में लोग जाते हैं और सुबह 4-5 बजे तक क्लब से लौट के आते हैं, ये वैसा ही कल्चर था। उसको कह सकते हैं कि ट्राइब्स में भी उस समय ये सिस्टम था। सभी लोग यूथ ही जाते हैं। अब 5 साल से लेकर के 14-15 वर्ष तक के बच्चे उसमें हैं। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक ठाक बड़े हैं और वो चीज़ों को समझते भी हैं। तो वहाँ पर इसमें सारे गांव के बच्चे रहेंगे तो बहुत भीड़ होगी, इसलिए उसका एक मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लड़के और लड़कियों दोनों के पास होती है, अपने अपने स्तर पर करते हैं। उसको कहते हैं घोटुल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि घोटुल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं इसको बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, डोरमेट्री या युवा गृह। ये युवा गृह ही है, क्योंकि ये माना गया इसमें युवा लोग ही रह रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो इसका एक बेसिक उत्तर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर आकर के ये बच्चे भी एक सेक्सुअल एजुकेशन ग्रहण कर सकें, अडल्ट्री के बारे में जान सकें। बिल्कुल सही है, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने इस बारे में कहा। लेकिन इसका जो ठीक उत्तर है वो ये है कि घोटुल या डोरमेट्री इज नथिंग एल्स बट ओनली द सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। ये केवल और केवल सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। क्योंकि अगर मैं इस बात को जोड़ दूं कि यहाँ पर बच्चों को एडल्ट्री सिखाई जाएगी या इन बच्चों को इस बारे में कुछ सिखाया जाएगा, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी ट्राइब में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डोरमेट्रीज होती हैं। जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ठीक, प्राइमरी फंक्शन नहीं है, इसलिए डोरमेट्री के लिए या युवा गृह के लिए उसकी व्याख्या करने वाला सही शब्द है सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र, द सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में जब भी आएगा प्रश्न तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको ये मिला है कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र, तो ये सबसे अच्छा, सबसे सटीक उत्तर होगा। अगर उसमें 2-3 दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सभी, तो उसमें मैं आपको और भी काम बता देता हूं इसके, और क्या काम रहते हैं घोटुल के लिए। तो हम देखते हैं कि घोटुल के कार्य क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला क्लियर हुआ कि इसको घोटुल भी कहते हैं। घोटुल क्यों कहते हैं, अभी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि गोंड जनजाति ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, डोरमेट्रीज को। और गोंड ट्राइब में डोरमेट्रीज को शुरू करने वाले थे जिनका नाम था लिंगोपेन या लिंगोदेव। लिंगोदेव को ही इसका फाउंडर माना जाता है गोंडों में, और गोंड कल्चर में इस डोरमेट्री को या युवा गृह को घोटुल कहते थे। तो गोंड इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है, इसीलिए गोंडों का ये कल्चर इतना फेमस है कि हम इसे इसके एक्चुअल नेम डोरमेट्री या युवा गृह से नहीं, घोटुल परंपरा के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में इसका नाम है यूथ हाउस
या डोरमेट्रीज, कई जगहों पर, कई ट्राइब्स में इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे किशोर गृह। किशोर गृह, किशोर गृह समझते हैं, जुवेनाइल होम, यानी ऐसे बच्चों को रखने के लिए जो किशोर अवस्था में। कुछ इसको कुमार गृह भी कहते हैं, ये कुमार गृह भी है, तो कुमार गृह भी कहते हैं। कुछ लोग इसे युवाओं का संगठन कहते हैं, युवाओं का संगठन भी है, ठीक है। और जो एक्चुअल नाम है इसका वो है युवा गृह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डोरमेट्रीज। समझ पाए? तो मूल वर्ड तो यही है, डोरमेट्री या युवा गृह। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि किस ट्राइब ने इसको क्या नाम दिया है। अधिकांश ट्राइब ने, या एमपी की बहुत सारी ट्राइब ने, जैसे अपन गोंड की बात करें, भील की बात करें, सहरियाओं की बात करें, जितनी भी एमपी की ज़्यादातर ट्राइब हैं उन्होंने इसको घोटुल का नाम ही दिया है। और आपको अगर हम छोड़ देंगे तो इन्होंने इसको घोटुल ही नाम दिया है। मैक्सिमम ट्राइब इन आवर कंट्री, इन पर्टिकुलर मध्य प्रदेश, कॉल्ड घोटुल टू डोरमेट्रीज। वो डोरमेट्री को घोटुल के नाम से ही जानते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि घोटुल एक्चुअल में क्या है। तो व्हाट इज घोटुल या व्हाट इज डोरमेट्री? डोरमेट्री इज नथिंग एल्स जस्ट सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज इन वेरियस ट्राइब्स, इन ऑलमोस्ट ऑल ट्राइब्स, एंड दैट इज नेम्ड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल कल्चर। हर जनजाति ने अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार उसको अलग अलग नाम दिए हैं पूरे के पूरे घोटुल को। इसके फंक्शन देखते हैं कि घोटुल के काम कौन कौन से हैं। जब वहां सब लोग इकट्ठे होंगे, दूसरा कि घोटुल में जाने के लिए लोग शाम को तैयार होते हैं, सजते हैं। जैसे क्लब में जाने के लिए लोग तैयार होते हैं, तो वहां भी जाते हैं। और जाने के बाद वहां पर सबसे पहला काम होता है अपनी पर्टिकुलर ट्राइब के कल्चर को बच्चों को सिखाना, क्योंकि उसमें जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों को ट्राइबल के बेसिक्स और कल्चर्स के बारे में सिखाते हैं। इसलिए उसको सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। तो उसको कहेंगे कल्चरल एस्पेक्ट। ये उसका एक सांस्कृतिक काम भी है कि सांस्कृतिक चीजों को वो सिखाता है बच्चों को। दूसरा कि इसका एक और काम भी है कि जो यूथ हाउस के जो बच्चे हैं, डोरमेट्रीज के जो बच्चे हैं, वो भोजन भी इकट्ठा करते हैं। अक्सर ये ऑप्शन में आएगा तो लोग उसको गलत कर देते हैं। कलेक्टिंग फूड कलेक्शन भी इसका एक मोटिव होता है, लेकिन ये सारी ट्राइब्स में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ट्राइब्स में इसको फूड कलेक्शन भी इसका एक काम है। नेक्स्ट वन, टू लर्न बेसिक अबाउट एडल्ट्री लाइफ। एडल्ट्री लाइफ ये उसका एक काम है, केवल एक, मतलब उसका एक काम है, बहुत सारे कामों में से अकेला काम नहीं है उसका। ये भी उसी का काम होता है। नेक्स्ट कि जो भी हमारे ट्राइबल आर्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा देना और ट्राइबल आर्ट्स को लोगों को सिखाना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना, उसको फॉलो करवाना। तो ट्राइबल आर्ट्स को पैट्रोनेज देता है, एडल्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके बेसिक्स को सिखाने के लिए काम करते हैं। बड़े सीनियर बच्चे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को प्रॉस्पेरस बनाते हैं, उसको रिच बनाते हैं, कल्चरल चीज़ों को सिखाते हैं। इसके अलावा फूड कलेक्शन करते हैं। याद रखिएगा, फूड कलेक्शन अगर आया कि इनमें से कौन सा डोरमेट्रीज का या युवा गृहों का काम नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है कि फूड कलेक्शन उनका काम है। तो ये तो हुआ डोरमेट्रीज का फंक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि डोरमेट्रीज के बारे में किन किन लोगों ने इसको डिफाइन किया है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले बैरियर एल्विन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एमपी की बेगा ट्राइब को स्टडी किया था और एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बेगास। इन्होंने ये कहा था, डोरमेट्री पे इन्होंने बहुत स्टडी किया है और इनकी बुक का नाम ही है घोटुल ऑफ मुरिया एंड बेगास। मुरिया और बेगाओं के जो घोटुल हैं उनकी बुक का नाम भी यही है, मुरियाज एंड बेगास, और एक बुक का नाम द बेगास भी है। ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने घोटुल के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। और इन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि घोटुल में आकर के लोग अपनी जो नेक्स्ट एडल्ट्री लाइफ है उसको सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन्होंने इसी बात को स्वीकार किया है बैरियर एल्विन ने। लेकिन मैंने बताया है कि ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही काम है घोटुल का। घोटुल के मैंने बहुत सारे काम आपको बताए। नेक्स्ट, आप सबने पढ़ा होगा
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1660। उस समय 17th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में भी उस व्यक्ति ने इस पर कमेंट किया है। और शेक्सपियर ने यह माना है कि डोरमेट्रीज का काम सेक्स एजुकेशन देना है, ट्राइबल पीपल को सेक्स एजुकेशन देना है। और यही बात वेरियर एल्विन भी कहते हैं। एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मजूमदार। जब मजूमदार से पूछा गया कि डोरमेट्रीज का क्या काम है, तो उन्होंने ये कहा कि गांव के बाहर एक कल्चरल सेंटर बना करके लोग रात भर कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, एक कल्चरल एक्टिविटीज करते रहते हैं, आग जलाते हैं। सो इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल टू द ट्राइब, पर्टिकुलर ट्राइब। वो कहते हैं कि बच्चे लोग रात में जग लेते हैं, सुबह ही बड़े लोगों को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, फिर बच्चे लोग घरों में सो लेते हैं और रात्रि के समय कोई भी वाइल्ड एनिमल गांव में एंट्री ना कर जाए। जंगलों में ही ट्राइब रहती हैं, इसीलिए अगर आग जलती रहेगी तो कोई भी जंगली जानवर गांव के अंदर नहीं घुसेगा। तो ये माना जाता है कि ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी देता है हमको वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि सारे जंगली जानवर इससे डरते हैं, आग से डरते हैं। तो मजूमदार ने ये कहा। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है हॉडसन। हॉडसन का स्टेटमेंट भी यही कहता है कि इसे ये कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और ये भी कहते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन को सीखने का ही एक जरिया है। तो आप ये देख पाएंगे कि अधिकांश सोशियोलॉजिस्ट ने इसको ये माना है सेंटर फॉर सेक्सुअल एजुकेशन, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, जिसमें ये एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो जाती हैं। और इसके मैंने आपको 4 फंक्शन बताए हैं। बेसिकली इसके जो फंक्शंस हैं वो 4 में ही डिवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें है कल्चरल चीज़ों को सीखना, हमारी जनजातियों की कलाओं को सीखना, भोजन इकट्ठा करना और प्रोटेक्शन करना। ये सारे इसी सेंटर के काम होते हैं, घोटल के काम होते हैं, या उसको ये कह लीजिए यूथ हाउस के या डोरमेट्री के काम होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। परीक्षाओं के लिए इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली कि कौन सी जनजाति में हम इस घोटल को किस किस नाम से जानते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए, पहला है भुइयां। भुइयां ट्राइब। तो भुइयां जनजाति में डोरमेट्रीज के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहते हैं धांगरवासा। धांगरवासा, धांगरवासा, ये हम इसके लिए यूज करते हैं डोरमेट्रीज के लिए। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि दूसरी ट्राइब में क्या कहते हैं। दूसरी ट्राइब में देखते हैं दूसरी ट्राइब है मुरिया। मुरिया, और इसके अलावा मुरिया ट्राइब, जिसमें हम लोग इसे घोटुल के नाम से ही जानते हैं, GHOTUL, घोटुल। तो वहां भी इसे घोटुल ही कहा जाता है। एक और ट्राइब है जिसको हम लोग कहेंगे मुंडा। मुंडा, बिरहोर और हो, इन तीनों ट्राइब में इसे घोटुल ही कहा जाता है। सॉरी, गिटी ओरा कहा जाता है, घोटुल नहीं कहा जाता है, गिटी ओरा। गिटी ओरा, इसको हिंदी में भी लिखेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसा है जो वर्ड लिखने में समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ 2 बार, तो आप उसको सुन लीजिए एक बार ध्यान से, तो शायद लिख पाएंगे। तो ये गिटी ओरा हो गया। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब है जिसको कहते हैं सेमा नागा।
सेमा नागा, ये नागा की ही एक शाखा है, सेमा नागा। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें इसको मोरुंग कहा जाता है, इसको मोरुंग कहा जाता है। और यहाँ दूसरी भी है, इसको कहते हैं आगामी नागा, आगामी नागा, जहां इसे क्यूली कहा जाता है, क्यूली, इसको कहेंगे मोरुंग और इसको कहेंगे क्यूली। क्यूली मैंने लिखा है हिंदी में, KIYULI, क्यूली कहेंगे, ठीक। अगर हम बाकी ट्राइब्स की भी बात करेंगे तो बाकी ट्राइब में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक और ट्राइब है जहां इसको कहते हैं भोटिया ट्राइब, यूपी में पाई जाती है भोटिया, इंग्लिश में इसको लिखेंगे भोटिया, यूपी के हिल्स एरिया में पाई जाती है, वहां इसको कहते हैं रंगबंग, वहां इसको कहेंगे रंगबंग, ठीक। अगर हम और दूसरी ट्राइब की बात करेंगे तो वहां इसको देखेंगे सेवन, वो ट्राइब का नाम है ओराव, 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 ओराव ट्राइब। इसमें हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो इसमें कहा जाता है कलेक्टिवली धुमकरिया, धुमकरिया, लेकिन धुमकरिया का एक फीचर है, इस धुमकरिया की दो शाखाएं होती हैं, धुमकरिया की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जॉक एरपा और एक होती है पेला एरपा। तो जो जॉक एरपा है दैट इज फॉर मेल एंड पेल एरपा इज फॉर फीमेल। इसका मतलब है कि ये लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं ओराव में। असम में मैमिस भी एक ट्राइब है, मैमिस नागांव की एक शाखा है, उसमें अगर अपन देखेंगे तो वहां पे हमको दो फिर से मिलेंगे। मेल के लिए मिला है जिसको कहते हैं इखोइच, और फीमेल के लिए मिला है इलोइच, इलोइची, इलोइची और इखोइची। ये हमको मिला है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ये मिला है लड़कियों के लिए, ठीक। वहां भी हमको दो मिले हैं। इसके अलावा गारो में भी मिला है, गारो मेघालय में पाई जाने वाली ट्राइब है, उसको नाका तनी कहा जाता है, नाका तनी। तो ये आपने देखा कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के घोटुल के नाम दिए गए हैं या युवा ग्रह के नाम दिए गए हैं, यही आपको याद रखने हैं बेसिकली। तो हम घोटुल परंपरा को याद रखना चाहते हैं तो हमें अलग अलग ट्राइब के उनके नाम पता होना चाहिए। मैंने कोशिश करी की है कि हम एमपी की ट्राइब्स के आसपास के ही बारे में रहें, इंडिया में बहुत सारी ट्राइब हैं। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो गौंड ट्राइब हमको मिलती है, और मैंने जैसा कि बताया कि गौंडों से ही हमको जानकारी मिली है घोटुल की, गौंड ने ही घोटुल परंपरा को प्रारंभ किया है, और यहीं से हमको वर्ड मिलता है घोटुल, जिसे डोरमेट्री के साथ लोगों ने रिप्लेस भी कर दिया है। युवा ग्रह को लोग घोटुल के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली घोटुल केवल गौंड जनजाति में होता है और गौंडों की शाखाओं में होता है। इस गौंड परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लिंगोपैन को, लिंगोपैन को या फिर लिंगोदेव को। ये लिंगोदेव ने ही ये घोटुल परंपरा की प्रारंभ स्थापना की थी, और लिंगोदेव जब घोटुल पहुंचते थे तो घोटुल में जैसे कि दोस्त जब अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो उनके अजीब से नाम होते हैं, तो ऐसे ही लिंगोदेव का, लिंगोपैन का घोटुल में जो नाम था उन्हें माझी के नाम से जानते थे, माझी के नाम से। तो लिंगोदेव का घोटुल में क्या नाम था? माझी। लिंगोदेव ने किस परंपरा को प्रारंभ किया? घोटुल परंपरा को। घोटुल परंपरा किससे है? गौंड ट्राइब से है। और इस युवा ग्रह का वास्तविक नाम है वो डोरमेट्री या युवा ग्रह ही है। गौंडों ने इसका नाम घोटुल दिया था। तो यही घोटुल है, युवा ग्रह परंपरा है, जो अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और इसका कोर क्या है, इसका बेस क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं इस डोरमेट्री का या घोटुल का
स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। चलिए, एक होटल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मान लीजिए सब लोग तैयार होकर के होटल पहुंच गए। अब वहाँ क्या करने वाले हैं और वहाँ क्या क्या होगा। तो होटल में दोनों के ग्रुप पाए जाते हैं, लड़कियों का भी ग्रुप है और लड़कों का भी ग्रुप। हम दोनों ही ग्रुप की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखिए, पहला है बॉयज और दूसरा है गर्ल्स। दोनों के ग्रुप हैं। नाम देख लेते हैं। जो बॉयज का ग्रुप है उसका नाम होता है चेलिक। उस पूरे ग्रुप को चेलिक कहा जाता है, CHELIK, चेलिक। अब इस चेलिक में जो बच्चे वहाँ पर बड़े बड़े होते हैं, यानी जो 14-15 साल के होते हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि होटल में वो सारी परंपराओं को, सारे नियमों को मानेंगे और उसका संचालन करेंगे, डायरेक्शन करेंगे। इसमें पॉलिटिकली जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसमें सबसे ऊपर होता है दीवान, और उसके बाद उसमें होता है एक सरदार, फिर होता है उसमें एक मुखवान, और फिर होता है उसमें एक कोटवाल, और फिर होता है उसमें एक मुंशी, और फिर होता है उसमें एक चलान, फिर होता है उसमें एक बफेदार, और एक होता है उसमें जमादार। ये पूरा चेलिक ग्रुप है। ठीक, अगर कोई पूछेगा भी, बहुत डीप पूछेगा, तो ये पूछेगा कि डोरमेट्रीज में जो बॉयज का ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है। चेलिक की सबसे ऊपर की पोस्ट क्या है, दीवान। तो जो ऊपर वाले 3 हैं ये सारा मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें बफेदार सफाई का काम देखता है, जमेदार ये देखता है कि सबको तंबाकू बराबर या खाने पीने की चीजें बराबर बांटी गई हैं कि नहीं बांटी गई, या मदिरा बांटी जा रही है तो बराबर बांटी गई है कि नहीं बांटी गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। ये उसमें आने वाली इनकम को देखते हैं कि कौन किस किस ने क्या डोनेट किया है हमारे यूथ हाउस के लिए, डोरमेट्री के लिए। अब आते हैं लड़कियों पर। लड़कियों के ग्रुप में भी पॉलिटिकल हिरार्की होती है। सबसे ऊपर होती है उसमें बेलोसा। दूसरे नंबर पर होती हैं टुलोसा, बेलोसा एंड टुलोसा। इसके बाद होती हैं तिरोसा, और इसके बाद होती है पियोसा, और पियोसा के बाद होती है निरोका, और निरोका के बाद होती है जानकी, और जानकी के बाद होती है मालकी। इसमें सबसे ऊपर ग्रुप में कौन है, बेलोसा और तुलोसा। ये दोनों ही मिलकर के नियमों का संचालन करती हैं। यहाँ 3 लोग नियमों का मिलकर के संचालन करते हैं। लेकिन इन लड़कियों के ग्रुप को कहते क्या है, ये तो मैंने बताया ही। इस लड़कियों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं मुटियारी, है ना, रादर मुटियारी। और इसको हिंदी में लिखना होगा तो हम लोग मुटियारी लिखेंगे या मुटियारी लिखेंगे। तो मुटियारी इज ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन डोरमेट्री, चेलिक इज ग्रुप ऑफ बॉयज इन यूथ हाउस। ये है उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो क्या मैं आपको ये समझा पाया कि यूथ हाउस या डोरमेट्रीज क्या होते हैं? मैं उसको एक क्विक रिवीजन आपको देता हूँ। यूथ हाउस कुछ नहीं है, हर जनजाति में जनजातियों के मूल घरों से थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर बनाया जाता है, जिसे सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। वहाँ घरों के सभी किशोर और किशोरियाँ जा कर के रहते हैं, नृत्य करते हैं, परंपराएं सीखते हैं, एडल्ट्री के बारे में भी जानकारी सीखते हैं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब। तो ये एक सांस्कृतिक गतिविधियों का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है, जिसे अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे घोटुल कहते हैं, कहीं इसे गतियोरा कहते हैं,
कहीं इसे रंगभंग कहते हैं, कहीं इसे धंगरवासा कहते हैं, कहीं इसे धुमकरिया कहते हैं, कहीं इसे मोरुम कहते हैं, कहीं इसे क्यूली कहते हैं और कहीं इसे जोक एरपा कहते हैं, कहीं पर इसे पेलो एरपा कहते हैं। कई जनजातियों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग डोरमेट्रीज बनाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि हमारी इस जनजातियों की परंपरा में जो यूथ हाउस की संस्कृति है वो क्या है, या यूथ हाउस की परंपरा है वो क्या है। तो हम लोग जनजातीय संस्कृति के भाग देखे थे। पहला क्या था, यूथ हाउस परंपराओं में, जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है युवागृह। नेक्स्ट हम लोग अपने इसी सीरीज में समझेंगे जनजातियों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूप और विवाह से संबंधित पद्धतियाँ। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए